हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस लॉ के बारे में। और साथियों, स्पेसिफिकली हम उस केस लॉ के बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स से हमारे डील करता है और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में जितने भी केस लॉ बनते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होंगे, उन्हीं सभी केस लॉ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं हैंड रिटन के माध्यम से सारे केस लॉ को लिख करके लाया हूँ और उन्हीं सभी केस लॉ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं बता दूंगा कि आर्टिकल नंबर 12 से आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, आर्टिकल नंबर 13 से आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जो कि हमारे बिहार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि बिहार प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को मैं करा रहा हूँ। तो साथियों, बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों, कमेंट सेक्शन में ओपन होता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कैसा हेल्पफुल हो रहा है। साथियों, बिना देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने एक पीडीएफ बनाया है और इसी पीडीएफ को हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। और साथियों, जो चीज़ें मैं लिख करके लाया हूँ वो तो डेफिनेटली आपको बताऊँगा। जो चीज़ें मैं आपको लिख करके नहीं लाया हूँ, जो पॉसिबल नहीं हो सका है, उसको मैं यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश करूँगा और मैं आपको पूरा 100% क्लियर करने का मैं अवसर दूंगा कि आपका क्लियर हो जाए। साथियों, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड केस लॉ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे कंटिन्यूअसली हमारे PYQ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये पूछे जाते हैं। मीन्स कि जो MCQ होता है, MCQ में इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 12 को देख रहे हैं, यहीं से हमारा फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाता है। और साथियों, फंडामेंटल राइट हमको डिफाइन कहाँ किया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया गया है, जो कि आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में हमको डिफाइन किया जाता है। तो साथियों, ये टर्मिनोलॉजी तो आपको पता चल गया कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही डिफाइन किया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। साथियों, अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो साथियों एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे देना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट के अंदर क्या क्या आता है। तो आप यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप उसको लॉन्ग कट में समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मेरे पास पेपर की कमी है, इसी की वजह से मैं देखिए जैसे फंडामेंटल राइट मैंने यहाँ पे लिख दिया, FR उसका शॉर्टकट लिख दिया। अब इसको हम एलिब्रेट करेंगे 6 पार्ट में। 6 पार्ट में कौन आता है, तो हमारा राइट टू इक्वालिटी की पहले बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। ये हमको कहाँ से दिया है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 के बीच में हमारा राइट टू इक्वालिटी को शो करता है। बात करते हैं फिर राइट टू फ्रीडम के बारे में साथियों। तो राइट टू फ्रीडम हमको कहाँ से दिया है, तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 हमारा ये राइट टू फ्रीडम को हमारा डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। किसकी साथियों, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। जब एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है तो आपको कहीं ना कहीं लर्न होना चाहिए आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24, यही हमारे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन को डील करते हैं ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं साथियों, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में आता है। किसके बारे में आता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में आता है, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 के बीच में एलिब्रेट करता है। तो इस प्रकार से अगर आप सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, हमारा कौन सा राइट आता है, तो 28 तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा राइट आता है, तो आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के आर्टिकल नंबर 30 के बीच में हमको दिया रहता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा लास्ट आर्टिकल आता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 32 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है और आर्टिकल नंबर 32 से लेकर के 35 ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत ये फॉल करता है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि हाँ, हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीज़ें दिया गया है और इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन्हीं सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए इनके जो भी केस लॉ आज तक बने हैं, इन सभी के केस लॉ को हम यहाँ पे एलिब्रेट करते हुए चलेंगे। साथियों, एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग को आर्टिकल नंबर
14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ने को मिलता है। राइट टू इक्वालिटी के बारे में आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। राइट टू फ्रीडम के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के आर्टिकल नंबर 24 के बीच में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में अगर हम देखते हैं तो राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 को हम देखते हैं तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमको देखने के लिए मिलता है। और आर्टिकल नंबर 32 से लेकर के 35 के बीच में देखते हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हमको देखने के लिए मिलता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई और ये क्लियर करना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। अब साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 में। अब स्पेसिफिकली एक एक आर्टिकल को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे कि हाँ, आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया है, कौन कौन से केस लॉ हमारे आर्टिकल नंबर 12 से रेलिवेंट होते हैं, जो कि रैंडमली हमारे एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 13 से जो 12 से रिलेटेड जो हमारा केस आता है साथियों, पहले तो हम बता देना चाहते हैं आर्टिकल 12 में आपको डेफिनेशन क्लॉजेस को यहाँ पे डील किया गया है। जो साथियों आर्टिकल नंबर 12 में यहाँ पे डील किया गया है, वही आर्टिकल नंबर 36 में आपको डीपीएसपी के अंदर भी डील किया गया है। दोनों में डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में ही बताया गया है कि हाँ, क्या डेफिनेशन क्लॉजेस होता है, किसको हम डेफिनेशन क्लॉजेस कहते हैं। आर्टिकल नंबर 12 ये कहता है। बात करते हैं फिर आर्टिकल नंबर हम 12 में इनके केस लॉ के बारे में। इनका कौन सा पहला केस है तो साथियों हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस है। आर्टिकल नंबर 12 से जो रैंडमली आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यही केस पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस केस लॉ को मैंने यहाँ पे डील किया। सेकंड जो केस लॉ आपके आर्टिकल नंबर 12 से पूछा जाता है, वो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस पूछा जाता है। इस कोर्स को भी मैंने यहाँ पे रखा है। मैंने ये सभी केस लॉ को प्रीवियस ईयर पेपर्स से निकाला है और उसी प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आपके आर्टिकल नंबर 12 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मामला पूछा जाता है और ये भी बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर आर्टिकल नंबर अगर 12 की इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करते हैं तो अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का मामला आता है। साथियों, ये तो इंपॉर्टेंट मामला है ही है। इसके साथ साथ और भी जो मामले हैं जो मैं लिख करके नहीं लाया हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोल दे रहा हूं। अगर आप बैठे होंगे कहीं पे भी स्टडी कर रहे होंगे तो आप ज़रूर अपने पेन को और अपने पेंसिल को ज़रूर रखिएगा और एक नोटबुक ज़रूर रखिएगा। जो मैं बोलता जाऊँ आप उसको लिखते जाइएगा। जो पॉसिबल हो सका वो मैं लिख करके लाया हूं, जो नहीं पॉसिबल हो सका उसको मैं आपको बोल दे रहा हूं। जैसे यूपी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से रिलेटेड एक मामला आ रहा था, आर्टिकल नंबर 12 से ही रिलेटेड साथियों यूपी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से मामला एक आ रहा था और इस केस का क्या नाम था, यूपी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन वर्सेस विजय नारायण। ये केस आ रहा था और ये केस भी आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो केस आ रहा था साथियों, वो हमारा केस आ रहा था, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 का ये मामला है, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे डील भी किया है। अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब साहब का केस आ रहा था और ये भी केस आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट केस है। फिर एक और नेक्स्ट केस आ रहा था आर्टिकल नंबर 12 से ही रिलेटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट केस आ रहा था और इस केस का नाम है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। ये सभी जो केस लॉ मैंने आर्टिकल नंबर 12 से आपको डील कराया है, ये आपके लिए रेलिवेंट है और ये बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 13 के तरफ, क्योंकि आज यहाँ पे जो मैं प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। आज जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो साथियों आर्टिकल बेस्ड डिस्कस करूँगा और केस लॉ के बेस्ड पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, हमारा जो थंबनेल था यही थंबनेल था। इसी थंबनेल को हम यहाँ पे साकार करेंगे और इसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। साथियों, जब हम आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि आर्टिकल नंबर 13 में क्या होता है। तो साथियों, आर्टिकल नंबर 13 का आपको हेडिंग ही देखने के लिए मिलता है, कहता है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो भी कानून हमारे लॉ से असंगत होगी उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम वॉइड कर देंगे। उसको क्या किया जा सकता है, उसको शून्य असंगत, जो भी हमारे संविधान के, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट के जो भी कानून असंगत होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम शून्य कर देंगे। ये आर्टिकल नंबर 13 हमारा कहता है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ डेरोगेट्स विथ फंडामेंटल राइट। अगर डेरोगेट करेंगे भाई साहब तो हम उनको हटा देंगे, हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। साथियों, अगर हम आर्टिकल 13 की हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
चाहता हूँ। अगर आर्टिकल नंबर 13 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 13 को साथियों दो क्लॉजेज में डिफाइन किया गया है। एक आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और एक आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एक जो आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज फर्स्ट कहता है, ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। किस चीज़ की बात करता है साथियों? तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज फर्स्ट कहता है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। लेकिन जब हम आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो साथियों ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है? तो ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में बात करता है। और ये दोनों चीज़ आपको लर्न करके रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया। कभी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दे देगा और साथ साथ सब क्लॉज बेस्ड भी क्वेश्चन दे देगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये फंसाने का 100% चांस दे रहा है कि आपको फंसा देगा। और मैं आपको फंसने देना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज फर्स्ट में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात किया जा रहा है, और ये दोनों आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, जब हम इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको काफ़ी डॉक्ट्रिन्स देखने के लिए मिलता है। जैसे इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को देखने के लिए मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटीज़ को देखने के लिए मिलता है, और डॉक्ट्रिन जो ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है, इन सभी जुडिशियल रिव्यू के भी डॉक्ट्रिन को हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कब देखने के लिए मिलता है साथियों? जब हम आर्टिकल नंबर 13 को डील करते हैं। बस ये दिमाग में आप बात रखे रहिएगा कि इन सभी डॉक्ट्रिन्स को डील करते हैं, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है वो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल रिलेटेड केस लॉ को डिफाइन करना है, और उसी केस लॉ को मैं यहाँ पे डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ। अब आर्टिकल नंबर 13 में आपके पास कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ तो आता नहीं है। यहाँ पे एक केस लॉ भी आता है, वो सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस आता है। उस केस को मैंने कोट नहीं किया है इसलिए क्योंकि वो केस मैं आपको बोल करके ही बताना चाहता था, जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे डिपेंड करता है। कौन सा मामला है साथियों? तो सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला आ रहा था। इसमें 4 डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं। सेवरेबिलिटीज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेवरल कर देना, वहाँ से हटा देना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बात करते हैं, उस पर ग्रहण लग जाना। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर की बात करते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यूज़ की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 13 में अगर आपके पास क्वेश्चन बनेगा भी तो आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 1 से बनेगा, आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 2 से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन भी बनता है तो साथियों इन चारों डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहाँ पे डिफाइन किया गया, किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहाँ डिफाइन किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर कहाँ डिफाइन किया गया, और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ डिफाइन किया गया। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आर्टिकल नंबर 13 बात बताता है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है साथियों, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट हम कहें कि कहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 तो आप लोगों ने देख लिया, जो कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताया था। तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 को मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था, इसलिए इंटेंशनली छोड़ दिया था क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 में आपको डेफिनेशन क्लॉसेस के बारे में बताता, और आर्टिकल नंबर 13 में आपके पास डॉक्ट्रिन दिया है। ये 4 प्रकार के डॉक्ट्रिन है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 स्टार्ट होता है साथियों, ये सबका माई बाप है। सबका माई बाप कहने का मतलब ये है कि सबके ऊपर ये भारी पड़ता है हमारा आर्टिकल नंबर 14। और आर्टिकल नंबर 14 में हम किस चीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करते हैं। साथियों, अगर इसको भी हम बाइफर्केट करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 14 को, तो आर्टिकल नंबर 14 को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बात ध्यान दीजिएगा। और एक बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 14। अब इससे रिलेटेड जो भी केस लॉ होंगे साथियों, उन सभी केस लॉ को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बार बार इसके केस लॉ आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप चाहेंगे तो इसको आप चाहेंगे तो और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केस लॉ बेस्ड चलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ। वरना इसमें बताने के लिए आर्टिकल 14 इतना बड़ा है कि इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं अभी उसको रिस्ट्रिक्टेड कर रहा हूँ। देखिए केस लॉ इस पर कौन सा आता है इंपॉर्टेंट, तो चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला है। ये मामला आर्टिकल नंबर 14 से आपके लिए 100% और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कौन सा मामला, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रिलेवेंट मामला हो जाता है। साथियों, अगर चिरंजीत लाल के मामले की हम बात करें तो ये सिंगल इंडिविजुअल
में भी ट्रीटेड एज ए क्लास के बारे में बात करता है। किसको कहता है? तो ये इस केस में बताया गया था कि जो सिंगल इंडिविजुअल होता है इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ क्लास के रूप में हम ट्रीट करेंगे। ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसलिए इस केस को मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का मामला। ये भी साथियों केस लॉ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी केस लॉ बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। बस ये केस लॉ आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं सेट करके रखे रहिए, अगर एग्जामिनेशन में आता है आप खट से मारिए, आगे निकलिए। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 से डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है। किस चीज़ का मामला आता है साथियों? तो डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 14 से ही डील करता है। नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं साथियों आर्टिकल नंबर 14 से, वो आता है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, और ये भी मामला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही रेलिवेंट मामला आता है। नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं ईपी रोयप्पा केस लॉ। ईपी रोयप्पा केस लॉ का भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है और ये भी आर्टिकल नंबर 14 से ही डील कर रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है आर.के. डालमिया का केस लॉ, और ये भी केस लॉ हमारे आर्टिकल नंबर 14 से ही डील करता है और ये भी केस लॉ इंपॉर्टेंट है। साथियों इन केस लॉ में आपको अंदर से एग्जामिनेशन में, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस आपको केस लॉ दे देगा कि ये किस चीज़ से केस लॉ रिलेटेड है। जैसे कि स्टेटमेंट 1 एक टाइप दे देगा, स्टेटमेंट 2 अदर साइड दे देगा। ये किससे रिलेटेड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ये टॉट से रिलेटेड है। अब आपको उसमें बताना होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। कभी कभार आर्टिकल भी दे देता है, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आप सभी चीज़ों के लिए पहले ही से प्रिपेयर्ड रहिए, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट साबित होगा। साथियों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि आर्टिकल नंबर 15 है हमारा, और आर्टिकल नंबर 15 का ही हेडिंग क्या कर रहा है साथियों? आर्टिकल नंबर 15 का हेडिंग जो हमारा कर रहा है वो कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये वर्ड याद करिएगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इस प्रकार से किसी को भी क्या कर सकते हैं? आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किस आधारों पर? तो साथियों ये 5 आधार दिया है। कौन कौन सा आधार दिया है? रिलीजन पहला आधार, रेस दूसरा आधार, कास्ट तीसरा आधार, सेक्स चौथा आधार, प्लेस ऑफ बर्थ ये 5 आधार। इस 5 आधार पर आप किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। आप बार बार मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, आप इन 5 ग्राउंड्स पे किसी के साथ भी किसी भी तरह से आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये 5 आर्टिकल, ये 5 ग्राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभार सीरीज़ में भी पूछ देता है कि ये किस सीरीज़ में चलता है। तो सीरीज़ का अगर हम बात करते हैं तो साथियों सीरीज़ में हमको यही आता है। सबसे पहले रिलीजन आता है, फिर रेस आता है, फिर कास्ट आता है, फिर सेक्स आता है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ आता है। ये सीरीज़ वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। और इसके इंपॉर्टेंट अगर केस लॉ के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ में पहला आता है केस हमारे पास टीएमए पाई फाउंडेशन का केस लॉ आता है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें भी भेदभाव किया गया था। इस केस लॉ के लाने का पर्पज़ यही था कि इसमें कहीं ना कहीं ये टीएमए पाई फाउंडेशन के अंतर्गत भेदभाव किया जा रहा था, इसीलिए आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड ये केस लॉ लाया गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड केस लॉ आता है पीए इनामदार का केस लॉ, और साथियों ये भी केस लॉ हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस लॉ से भी बार बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों, अशोक कुमार ठाकुर का केस लॉ आता है, और ये अशोक कुमार ठाकुर का भी केस लॉ हमारे आर्टिकल नंबर 15 के लिए रेलेवेंट है, और ये केस लॉ भी बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ आप केस लॉ याद रखिएगा और आर्टिकल को लर्न रखिएगा, बाकी कुछ भी आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है अगर केस लॉ सेंट्रिक होकर के आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, तो साथियों ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है चंपकम दोराई राजन वर्सेस चंपकम दोराई राजन का ये मामला है, और चंपकम दोराई राजन का मामला स्टेट ऑफ मद्रास का मामला है, और ये मामला आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट मामला है साथियों चंपकम दोराई राजन का। और ये जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। किसको ऐड किया गया था? ये जो चंपकम दोराई राजन का मामला है, ये चंपकम दोराई राजन का मामला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो फर्स्ट अमेंडमेंट मैंने बताया वो फर्स्ट अमेंडमेंट से इसका कुछ लेना देना है, लेकिन अभी उस चीज़ को मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ कि किस चीज़ के बारे में है, लेकिन आप मान के चलिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट से ये रिलेटेड है। फिर एक और नेक्स्ट केस लॉ के बारे में बात करना चाहूँगा साथियों, उसको मैंने लिखा नहीं है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का मामला है, जो कि 1973 का मामला है। किसका मामला है? बालाजी वर्सेस मैसूर, बालाजी वर्सेस मैसूर का मामला है, और ये भी आर्टिकल नंबर 15 से
डील करता है। तो हम सभी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 15 में क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 15 में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बात करते हैं। अब आर्टिकल नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। साथियों, जब हम आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और ये किससे डील करता है? ये हमारा डील करता है आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत डील करता है। और ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसमें आप किसी भी प्रकार से किसी के भी ऊपर विभेद नहीं करेंगे। अगर क्लॉजेस की बात करेंगे साथियों तो इसमें आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1 भी है, आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 2 भी है, आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 3 भी है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी है, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 कैपिटल ए भी है, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 कैपिटल बी भी है, और आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 भी है, और आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6 भी है। इन सभी चीज़ों के साथ ये बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आर्टिकल नंबर 16 की हम बात करते हैं तो साथियों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 कैपिटल ए है। ठीक, ये किस अमेंडमेंट से आया था साथियों? तो मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। किसको? आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 कैपिटल ए को, इसको 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। अगर हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आता है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 का कैपिटल बी आता है। और साथियों आप इसको कहेंगे कि किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो इसको 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था? तो 81वां संवैधानिक संशोधन सन 2000 के द्वारा आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 बी को ऐड किया गया था। नेक्स्ट की बात करेंगे साथियों, कौन जोड़ा गया था, कैसे जोड़ा गया था? तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 16 से, तो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6 अब आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जा रहा है। और ये किससे जोड़ा गया था? तो साथियों 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसको EWS के नाम से भी आप लोग भली भांति परिचित हैं, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है ये किस किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? तो 16 का 4A 77वां संविधान संशोधन, 16 का 4B 81वां संविधान संशोधन, 16 का 6 103वां संविधान संशोधन। ये आपके लिए पहला पॉइंट हो गया जो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। और ये आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आपका देख करके चेहरा खुश हो जाएगा कि अरे वाह, ये जो मैंने पढ़ा था वही सेम चीज़ हमारे एग्जामिनेशन में आ भी गया। अब इसके केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड। तो हमारे पास केस लॉ आता है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस लॉ आता है। और ये केस लॉ हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट केस लॉ साबित होता है। कौन सा? एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस। सेकंड केस आता है हमारे पास रणधीर सिंह का केस लॉ, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात किया गया। किसके बारे में बात किया गया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात किया गया रणधीर सिंह के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है। साथियों ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। इसी में बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात किया गया, जिसको जो कि हम लोग आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4 को डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4A अभी आपको मैंने बताया, आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4B मैंने कैपिटल B मैंने बताया आपको, आर्टिकल नंबर 16 क्लास 6 मैंने आपको बताया था। लेकिन ये बात किसकी मैं कर रहा हूँ? ये जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 के बारे में बस मैं बात कर रहा हूं। और ये बात करता है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। किसके बारे में साथियों? तो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। बस इतना ही आप इसको लर्न करके रखिएगा। किसके केस लॉ को? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जो कि 1993 में आया था। ये मामला आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल नंबर 16 से कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं वो टॉपिक हिट कर रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जनरैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का भी केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आर्टिकल नंबर 16 को आप डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 16 को ही डील करते हैं तो एम नागराज का भी केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल को देखना चाहेंगे तो आर्टिकल तो सिंगल है, लेकिन उसके अंदर जितने भी सब क्लॉज दिए हैं, आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 3, ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा क्लॉज हो गए। और जब एग्जामिनर को आपको फंसाना होता है तो अंदर से ही क्वेश्चन पूछता है। अंदर से क्वेश्चन का मतलब क्या? क्वेश्चन जैसे मैंने आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 का
कैपिटल ए मैंने आपको बता दिया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है ये पूछ देगा, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, फिर आपके लिए समस्या का घर बन जाएगा। तो आप अंदर की भी उस चीज़ को हिट करिए। अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है, और स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। जब तक आप स्मार्टली यहाँ पे डील नहीं करेंगे टॉपिक्स को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अन्य लड़कों से। अन्य लड़के की तरह ही आप बार बार पीछे रह जाएंगे, और आपको मैं पीछे रहने नहीं देना चाहता हूँ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 से। आर्टिकल नंबर 17 में एज सच कोई स्पेसिफिक तो केस लॉ नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 17 से आपके पास एक केस लॉ है। उस केस लॉ को मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं कोट जरूर आपके सामने करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आर्टिकल नंबर 17 डील किसको कहता है। तो आर्टिकल नंबर 17 जो आपको डील करता है वो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ के बारे में डील करता है, छुआछूत के बारे में डील करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 17 हमारा डील करता है। और ये जो छुआछूत है ये नॉट अलाउड इन इंडिया है, इसको भारत में अनुमति नहीं दी गई है। किसके अकॉर्डिंग नहीं दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटीज़ को अनुमति नहीं दी गई है। और इससे रिलेटेड एक केस लॉ है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला है। इस मामले को मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा अगर आपको आवश्यकता लगती है। मैं फिर से केस का नाम रिपीट कर देता हूँ, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, जो कि आर्टिकल नंबर 17 से आपके डील करता है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 18 पे। साथियों, जब हम आर्टिकल नंबर 18 पे आ जाते हैं तो आर्टिकल नंबर 18 तो आपको देखने में छोटा सा लगता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको भी यहाँ पे 4 क्लॉजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब 4 क्लॉजेस कौन कौन से 4 क्लॉजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे? तो आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 1 आपको देखने के लिए मिलेगा, आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 2 आपको देखने के लिए मिलेगा, आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 3 आपको देखने के लिए मिलेगा, आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 4 आपको देखने के लिए मिलेगा। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ एक आर्टिकल को यहाँ पे बता रहा था, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो 4 आर्टिकल्स आपके लिए खड़े बैठे हैं। और ये किस चीज़ की बात करते हैं? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की। किस प्रकार के टाइटल्स की बात करते हैं? इसके अंदर से आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर आपका क्वेश्चन भी बनता है तो आर्टिकल नंबर 18 से ही बनेगा कि किस चीज़ के बारे में डिफाइन किया गया। ये चारों चीज़ बताना हमारा दायित्व था, इसीलिए मैंने आर्टिकल क्लॉज 1, आर्टिकल क्लॉज 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 3 और 18 क्लॉज 4 मैं सभी चीज़ों को आपको बताता हुआ चलूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो सकता है। साथियों, इसमें बताया गया था एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। अब किस प्रकार का टाइटल हो सकता है, किस प्रकार के टाइटल को हम एबॉलिश करने की बात कर रहे हैं? तो साथियों, यहाँ पे महाराजा की टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, महाधिराज के टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं सभी टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 18 में किया गया है, क्योंकि ये हमारे अगर ये आर्टिकल्स हमारे समाज में रहेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का भाव दिखेगा। किसी को हम राजा भैया कह के बुलाएंगे, किसी को महाराज कह के बुलाएंगे, किसी को महाराजा जीराज श्री श्री 108 पधार रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा? ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए आर्टिकल नंबर 18 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला गया था। साथियों, यहाँ पे एक रेलिवेंट केस लॉ भी है और एक रेलिवेंट बात भी है जो आपको जानना आवश्यक है। आप यहाँ पे एकेडमिक टाइटल्स को आप लगा सकते हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं तो आप लगा सकते हैं एडवोकेट हैं, जैसे आप जनरल हैं तो आप जनरल साहब लगा सकते हैं, आप कर्नल हैं तो कर्नल साहब आप लगा सकते हैं, अगर आप एसपी हैं तो एसपी साहब लगा सकते हैं। ये सारे टाइटल्स को अलाउ किया गया, लेकिन जो महाराज महाधिराज ये सब टाइटल्स है इसको अलाउड नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 18 के अकॉर्डिंग ये सारे अलाउ नहीं है। और इससे केस लॉ जो रिलेटेड होता है वो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ बनता है आर्टिकल नंबर 18 से। और यही केस लॉ अगर आपसे आर्टिकल नंबर 18 से भी केस लॉ पूछता है तो यही केस लॉ आपके पास आता है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही मामला आता है। अब साथियों, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आर्टिकल नंबर 19, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा बैकबोन का काम करता है। और इसमें बात किस चीज़ की करता है? तो इसमें बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल नंबर 19 कभी भी है तो आर्टिकल नंबर 19 आते ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके जेहन में आना चाहिए, क्योंकि ये इसी से डील करता है और इसी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम बाइफरकेट करके आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल नंबर 19 में कितने क्लॉजेज हैं, तो साथियों मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 ए है, इसमें स्मॉल ए है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्लॉज 1 स्मॉल बी है। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सी है। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 डी है। फिर यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 ई है।
ठीक आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 एफ को हटा दिया गया है, ये एबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और जी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आर्टिकल को दिया गया। अब ये जो आर्टिकल नंबर 19(1)(f) को कहाँ रखा गया है, तो साथियों ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको बाय द टाइम बिंग इसको हटा करके कहाँ पे डाल दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। और ये किस चीज़ का हमारा अधिकार था, तो साथियों ये आर्टिकल नंबर 19(1)(f) ये रैंडमली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे कोट किया है और यहाँ पे इसके सामने मैंने बड़ा सा क्रॉस भी लगाया है। क्रॉस लगाने का मतलब है ये संपत्ति का अधिकार है और इस राइट को कहाँ भेज दिया गया, इस राइट को भेज दिया गया आर्टिकल नंबर 3 कैपिटल ए में, 300 कैपिटल ए में। जब साथियों आप आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैंने आर्टिकल नंबर एफ को मैंने कोट किया था और लिखा था। इन सभी आर्टिकल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में अपने रखना पड़ेगा और ये आपके लिए सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब इसके केस लॉ की हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों अगर हम केस लॉ की हम बात करते हैं तो सबसे पहला केस हमारे पास आ रहा है नवीन जिंदल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, जो कि 2004 का मामला है। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, जो कि 2004 का मामला है और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 से 100% रिलेटेड है। और ये केस लॉ आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं तो विजय इमैनुअल का केस लॉ आता है। विजय इमैनुअल केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का मामला आता है और ये भी मामला हमारे आर्टिकल नंबर 19 से ही डील करता है। रोमेश थापर का केस लॉ आता है। रोमेश थापर का भी केस लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 से डील करता है और ये भी आर्टिकल नंबर 19 का एक रेलेवेंट केस लॉ माना जाता है, जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस लॉ है और ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के केस लॉ को कैसे भुलाया जा सकता है। यही इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर तो हमारे आर्टिकल नंबर 19 को और भी बढ़ा चढ़ा करके बताने लगा और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये केस लॉ एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। कौन सा केस लॉ, तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का मामला। और साथियों इस केस लॉ को आप डेफिनेटली बिल्कुल भूलने का कोशिश ना करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है और ये 1985 का मामला आता है। और इसी केस लॉ में बताया गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। किस केस के अंतर्गत बताया गया था साथियों, तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। और ये किससे डील करता है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से डील करता है। इस केस लॉ पे मैंने इसीलिए टाइम लिया। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है के अब्बास का केस लॉ आता है और ये भी केस लॉ हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। ये दोनों केस लॉ साथियों एक ही हो गया। नेक्स्ट केस लॉ आता है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोनिक निगम लिमिटेड का मामला आता है और ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड है। साथियों आपको एक और केस लॉ के बारे में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 से ही रिलेटेड है। वो है केस लॉ बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला और ये भी केस लॉ हमारे आर्टिकल नंबर 19 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस केस लॉ को मैं लिख तो नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता दिया। केस का नाम है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 19 से ये भी डील करता है। अब नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 19 हमारे पास आर्टिकल नंबर 20 आ जाता है, जिसकी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों, तो ये कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। कौन, आर्टिकल नंबर 20 की हम बात करते हैं और ये भी 3 तरह से डिफाइन करके रखा है। आर्टिकल नंबर हम 20 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये भी 3 तरह से डिफाइन किया गया। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल नंबर 20 अकेला है, ये 3 तरह से कैसे डिफाइन किया गया, तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बाइफरकेट करके दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये सब आर्टिकल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस चीज़ को देखने चाहती है। देखिए सबसे पहला कह रहा है आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 की। इसमें बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 1। आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 2 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी की बात करता है। किसकी बात करता है, जियोपार्डी की। कौन सी जियोपार्डी की, तो डबल जियोपार्डी की बात करता है, DOUBLE डबल जियोपार्डी के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 2। और आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 किसकी बात करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशंस के बारे में बात करता है। और ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल के अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है।
इसलिए पूछ देता है क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, और आप लॉ के स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको ये आर्टिकल को आपको जेहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 22, ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपके दिमाग में घूमने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 1 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में। इसी तरह से आप लर्न करेंगे, बाकी लर्न करने का कोई तरीका नहीं है, और आज ही लर्न करेंगे, नेक्स्ट डे भी आपके पास नहीं, क्योंकि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं आपके बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन को देखते हुए। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 2 की बात करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 बात करता है। अगर अब इसके केस लॉ के बारे में हम डील करते हैं तो केस लॉ में कौन कौन सा आर्टिकल नंबर 20 से डील करता है, तो साथियों आर्टिकल नंबर 20 से हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, वो होता है सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का मामला होता है, और ये 2008 का मामला है। कौन सा मामला है साथियों, तो सैल्वी का मामला है, सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2008 का ये मामला है। फिर कंचना बेबी वर्सेस गुरप्रीत बेबी का केस लॉ होता है, ये भी आर्टिकल नंबर 20 से हमारे डील करता है, और ये भी आर्टिकल नंबर 20 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट केस आता है नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी का केस आता है, और ये भी आर्टिकल नंबर 20 से हमारे इंपॉर्टेंट केस होता है, और ये भी आर्टिकल नंबर 21 को ही, तो आर्टिकल नंबर 20 को ही डील करता है। अब साथियों बिग डैडी ऑफ ऑल आर्टिकल्स, इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 होता ही बिग डैडी ऑफ ऑल आर्टिकल्स है, क्योंकि इसमें बात किस चीज़ की करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं साथियों, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। और इसमें इतना ज़्यादा केस है, इतने ज़्यादा केस हैं कि इसके केस लॉ से ही ये पूरा आर्टिकल भरा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस आर्टिकल को इतना ज़्यादा वाइड कर दिया गया। कब से, जब से मेनका गांधी का केस आ गया। मेनका गांधी के केस के आने के बाद से इस आर्टिकल को इतना ज़्यादा वाइड कर दिया गया, हर एक आर्टिकल से रिलेटेड मामला इसी में डाल दिया गया। हर एक आर्टिकल से कोई भी मामला आ रहा है आर्टिकल नंबर 21 में घुसाइए। जीने का मामला आ रहा है आर्टिकल नंबर 21 में, मरने का अधिकार आ रहा है आर्टिकल 21 में, सोने का अधिकार आ रहा है आर्टिकल 21 में। अभी आपको एक एक आर्टिकल मैं यहाँ पे डील करके दिखाऊंगा, और आर्टिकल नंबर 21 से आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट होगा। साथियों जब हम आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं तो जो रैंडमली आज का आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका होता है, जैसे वो ए के गोपालन का केस हो गया, मेनका गांधी का केस हो गया, सतवंत सिंह वर्सेज एपीओ न्यू दिल्ली का केस हो गया, हुसैन आरा खातून का केस हो गया। साथियों मैंने मेन एग्जामिनेशन का यूपी पीसीएसजे का मैंने आंसर राइटिंग कराया था, उसमें मैंने हुसैन आरा खातून के केस के बारे में मैंने बताया था कि वो क्या डाला गया था, एक पीआईएल डाला गया था, और पीआईएल कैसे था, न्यूज़पेपर के माध्यम से एक पीआईएल फाइल किया गया था। तो इन सभी चीज़ों को आप कोरिलेट करते हुए चलेंगे, कहीं ना कहीं उस आर्टिकल्स को भी, उस जो निबंध मैंने लिखा था उसको भी आप देखते हुए चलेंगे। AR एंथनी वर्सेस RS नायक का मामला आता है, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 21 से ही डील करता है। श्रीनिवास गोपाल वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का मामला आ गया। ओलिगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला आ गया। साथियों ये तो रहा आर्टिकल नंबर 21 से जो रैंडमली आस्क क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जैसे राइट टू लिवलीहुड से रिलेटेड कौन सा मामला डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो साथियों जब राइट टू लिवलीहुड की बात आती है तो यहाँ पे ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला डील करता है। इस प्रकार से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए राइट टू लिवलीहुड से कौन सा ऐसा मामला है जो राइट टू लिवलीहुड से डील करता है। तो यहाँ पे आपको रैंडमली पता होना चाहिए कि जो हमारा ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला है ये राइट टू लिवलीहुड से डील करता है। देखिए आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड राइट टू शेल्टर का मामला किससे डील करता है, तो ये चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला आया था, इसमें राइट टू शेल्टर से हमारा डील करता है। ये सभी केस लॉ को आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठाए रहिए और अपने स्टडी टेबल के सामने इसको कोशिश करिए कि लिख करके आप भी पेस्ट कर दीजिए। अगर लगता है कि इसका PDF आपके पास होना चाहिए तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा, लॉ विथ रोनित, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे और कोई भी क्वारी आती है अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 96484383 और 43, यही हमारा नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव चॉइस की। अब रिप्रोडक्टिव चॉइस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 21 से डील करता है। और ये जो केस लॉ है ये सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। कौन सा, रिप्रोडक्टिव चॉइस का जो मामला है ये सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामला है। राइट टू हेल्थ से रिलेटेड जो मामला है साथियों आप सभी के द्वारा पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला सुना गया होगा।
फिर नेक्स्ट केस आर्टिकल, जितने केस लॉ मैं बता रहा हूँ सब आर्टिकल नंबर 21 के ही हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है कि इतना केस लॉ कहाँ से आ रहा है, ये सब आर्टिकल नंबर 21 की देन है। कब से? आफ्टर मेनका गांधी के केस के बाद से। राइट टू स्लीप का मामला है तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आ गया। बॉन्डेड लेबर की बधुआ मजदूर की बात आती है तो नीरज चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला आ जाता है। राइट टू डाई का मामला अगर हम देखते हैं तो साथियों राइट टू डाई का मामला अगर हम देखते हैं तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला आ जाता है। अगर पैसिव यूथेनेसिया की बात करते हैं, एक्टिव यूथेनेसिया की बात करते हैं तो अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आ जाता है। और ये साथियों ये भी मामला अपने आप में बहुत ही रेलिवेंट मामला है, जिसमें एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया दोनों यूथेनेसियस के बारे में बात की गई थी। यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है साथियों, तो जो इच्छा मृत्यु की बात की जाती है वो यूथेनेसिया के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग डील करते हैं, और ये भी हमको डील कराता है तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही हमको डील करने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर्स की बात करते हैं, और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे एक केस भी आया था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए था, और ये इंपॉर्टेंट केस लॉ ये माना जाता है, 2014 का ये मामला था। चाइल्ड राइट्स की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हमारे लिए इंपॉर्टेंट मामला होता है, और ये भी आर्टिकल 21 से ही डील करता है। राइट टू फ्री लीगल एड की बात करते हैं तो यहाँ पे MH हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करता है, और ये भी आर्टिकल नंबर 21 से हमारे लिए डील करता है। कस्टोडियल टॉर्चर की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस आ जाते हैं कस्टोडियल टॉर्चर के। नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का मामला आ जाता है। DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का मामला आ जाता है। फिर जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला आ जाता है, जो कि कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में हमको कहीं ना कहीं डील करता है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंटल की बात आती है तो यहाँ पे आ जाता है रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 का ये मामला है, और ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 21 से ही डील करता है। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया श्री रामचंद्र फूड फर्टिलाइजर्स 1986 का ये मामला है, ये भी आर्टिकल नंबर 21 से ही डील करता है। नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966 का मामला है, और ये भी आर्टिकल नंबर 21 से ही हमारा डील करता है। वैल्यूर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है वो आर्टिकल नंबर 21 से डील कर रहा है, जो कि 1996 का ये केस है। तो साथियों आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से आर्टिकल नंबर 21 के स्कोप को कितना वाइड किया गया है, और उसी को स्कोप को वाइड करते हुए इतने ज़्यादा केस लॉ आ गए हैं। अभी तो मैंने इस केस लॉ को रिस्ट्रिक्टेड किया है, नहीं तो इसमें इतने ज़्यादा केस लॉ हैं कि आप सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे, इसका केस लॉ खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 को डे बाय डे इसको क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आर्टिकल नंबर 21 जो है वो डे बाय डे हियरिंग करा रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, जिसको हम लोग आर्टिकल नंबर 21A के नाम से जानते हैं, और आर्टिकल नंबर 21A भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ये कब से ऐड किया गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन मीन्स की 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा क्या किया गया था, इसको ऐड किया गया था। किसको? आर्टिकल नंबर 21A को ऐड किया गया था। कहाँ से? तो इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, और इसमें किसके बारे में बात किया जाता है, तो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया जा रहा है, मीन्स कि शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे शिक्षा से अधिकार से रिलेटेड जो हमारे पास पहला केस लॉ आ रहा है साथियों वो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का ये मामला आ रहा है, और यही आर्टिकल नंबर 21 से केस लॉ डील करता है। अगर आर्टिकल नंबर 21 से केस लॉ आएगा तो यही 3 केस लॉ आएगा, मोहिनी जैन का केस आएगा, फिर उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का आएगा मामला जो कि 1993 से है, और स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदरन का मामला आएगा जो कि 2011 से रिलेटेड है। अगर आर्टिकल नंबर 21A अगर डील करता है तो यहीं से पूछेगा, इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। आर्टिकल नंबर 22 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये भी आर्टिकल अपने आप में कई आर्टिकल्स को क्या करके रखा है, समाहित करके रखा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा ये किस किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 1, आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 3, इसी तरह ये आर्टिकल नंबर 22
क्लॉज 7 तक फैला है। कहाँ तक फैला है साथियों? आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 7 तक फैला हुआ है। तो इस हमको पूरा 7 तक हमको नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछता है। अब हमारे एग्जामिनेशन में अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हमारे एग्जामिनेशन में इससे कौन सा आर्टिकल पूछता है? तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में इससे पूछेगा। तो साथियों अगर इससे पूछेगा भी आर्टिकल नंबर 22 के बारे में, तो आपसे पूछेगा इसमें आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज 1 आपसे पूछता है और साथ साथ आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज 3 यहाँ पे पूछता है। और ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज 3। तो ये प्रिवेंटिव लॉ के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों? तो ये प्रिवेंटिव लॉ के बारे में बात करता है। ठीक, अगर हम प्यूनिटिव लॉ के बारे में बात करें तो प्यूनिटिव लॉ के बारे में हमको कौन आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 4 डील करता है और आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 7 डील करता है। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो ये प्यूनिटिव लॉ के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों? तो ये प्यूनिटिव लॉ के बारे में बात करता है और ये प्रिवेंटिव लॉ के बारे में बात करता है। यही दो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो। नहीं तो इससे रिलेटेड केस लॉ आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपको एक बार फिर मैं रिवीजन करा देना चाहता हूं साथियों। आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 3 ये बात करता है प्रिवेंटिव लॉ के बारे में। किसके बारे में? प्रिवेंटिव लॉ के बारे में। आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 4 और आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 7 ये बात करता है प्यूनिटिव लॉ के बारे में बात करता है। अब इससे रिलेटेड केस लॉ को आप यहाँ पे डील करिए। केस लॉ में क्या करा? आर्टिकल नंबर 22 से तो सुकर अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2011 का मामला है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट मामला है। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता था? ज़बरदस्ती आपको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। आपके लिए यहाँ पे एक और मामला आता है, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला आता है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है। आर्टिकल नंबर 22 से डील करता है। DK बसु का केस लॉ आ जाता है, जिसमें DK बसु की गाइडलाइन दी गई थी, जो कि हमारे CRPC के साथ डील करता है। और CRPC का ये DK बसु का केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस पर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप DK बसु के केस का गाइडलाइन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, जो कि 1982 का है और ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 22 के साथ डील करता है और आर्टिकल नंबर 22 का इंपॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है साथियों आर्टिकल नंबर 23 आ जाता है और 24, दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 23 क्या करा और आर्टिकल नंबर 24 क्या करा। आर्टिकल नंबर अगर 24 की हम बात करते हैं तो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों? तो फोर्स लेबर की बात करता है। और ये भी अपने अंतर्गत क्या लेके बैठा है? ये भी अपने अंतर्गत दो आर्टिकल्स को लेके बैठा है। आर्टिकल नंबर 23 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 23 सब क्लॉज 2 आप अपने अंदर लेकर के बैठा है। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कोई भी आर्टिकल है वो अपने अंदर क्या किया है? वो अपने अंदर 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल लेकर के बैठा और लोगों को लगता है कि अरे ये तो आर्टिकल बड़ा कम है, बहुत कम पूछ रहा है। लेकिन जब आप इसके अंदर धीरे धीरे इसके गहराई में घुसे जाएंगे तो वो आपको क्या दिखता जाएगा? इसके अंदर की महसूस को आप देखने लगेंगे कि हाँ क्या क्या ये लेकर के अंदर बैठा है। ये समंदर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है साथियों, ये अपने आप में एक समंदर होता है। अब इससे रिलेटेड केस देखिए, हमारे पास सबसे इससे रिलेटेड केस लॉ आता है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का मामला है। ये केस लॉ आता है आर्टिकल नंबर 23 से रिलेटेड। और एशियाड वर्कर्स केस लॉ आता है, जो कि ये भी आर्टिकल नंबर 23 से हमारे डील करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। आर्टिकल नंबर 24 में बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों? तो ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, जो कि आर्टिकल नंबर 24 से डील करता है। और इसमें कौन सा केस लॉ है? केस लॉ की हम बात करते हैं MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस डील करता है। और साथियों मैं MC मेहता साहब के बारे में आपको बार बार मैं बताता चलता हूँ कि ये पर्यावरणविद साहब है। इनके द्वारा हर एक मुद्दे पे PIL फाइल किया जाता है। जो मुद्दा कंट्रोवर्सी वाला होता है उस मुद्दे पे ये साहब PIL फाइल करते हैं और उस मुद्दे को क्या करते हैं? सॉल्व कराने का कोशिश करते हैं। कौन? MC मेहता साहब। और ये आर्टिकल नंबर 24 से ये रिलेटेड है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस लॉ आता है आर्टिकल नंबर 24 से पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1982 का मामला है। ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 24 के साथ डील करता है और ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 24 का इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। अब हमारे पास आ जाता है साथियों राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन्स की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 के बीच में डील करता है।
कहाँ से डील करता है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 के बीच में डील करता है। साथियों, जब हम आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 की बात करते हैं तो ये आपके लिए सिंगल लाइन का आर्टिकल होता है, लेकिन इसके अंतर्गत आपके जो केस लॉ दिए हैं ये केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये स्पेसिफिकली बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो साथियों ये जो आर्टिकल नंबर 25 है ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन्स के बारे में बात कर रहा है। अगर आर्टिकल नंबर 26 को यहीं पे हम देखते हैं तो ये कह रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात करता है। अगर 27 को आर्टिकल नंबर 27 की हम बात करते हैं इनके, तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 28 को हम डील करते हैं तो ये कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है आर्टिकल नंबर 28। तो आपने इन सभी आर्टिकल्स को देख लिया। अब आर्टिकल नंबर 25 बात किस चीज़ की कर रहा है, अगर आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज फर्स्ट को हम यहाँ पे डील करते हैं साथियों, ये भी भाई साहब दो आर्टिकल लेकर के बैठे हैं। कौन आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 25 को आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 1 है और आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 2 है। तो ये भी भाई साहब दो आर्टिकल अपने अंदर लेकर बैठे हैं। जब आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 1 को हम देखते हैं साथियों तो इसमें किस चीज़ की बात करता है, इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है, प्रोफेस की बात करता है, प्रैक्टिस की बात करता है, प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। किस आधार पर, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर, हेल्थ के आधार पर और अदर प्रोविजन जो दिए गए हैं कहाँ पे, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसके आधार पर ये बात करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में कोरोना पीरियड आया था, तो कोरोना पीरियड में क्या किया गया था, सभी मस्जिदों को क्या किया गया था, सभी मंदिर और मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। किस चीज़ को देखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, मोरालिटी को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से यहाँ पे क्या किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया था। इसलिए इम्पोज किया गया था क्योंकि कोविड का प्रकोप था और कोविड मंदिरों में, मस्जिदों में, घर से बाहर निकलने में क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया था, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। किस पे, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन्स के ऊपर। इससे रिलेटेड केस लॉ को देखिए, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला है, जिसको हम लोग सबरीमाला टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाओं को क्या किया गया था, जो लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल था उस लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल में जाने से लिए क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। और ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस था नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं, SR बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 का मामला है और ये भी आर्टिकल नंबर 25 से हमारे डील करता है और ये इसका इंपॉर्टेंट मामला है। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का मामला है और ये भी आर्टिकल नंबर 25 से ही डील करता है। इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का मामला है और ये भी आर्टिकल नंबर 25 से ही डील करता है। नेक्स्ट केस लॉ है चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000 का मामला है और ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 25 के साथ ही कहीं ना कहीं डील करता है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं साथियों, तो आर्टिकल नंबर 26 हमारे पास आ जाता है और आर्टिकल नंबर 26 हमारा बता रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में कह रहा है कि आप इस तरह से आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे आप मैनेज करेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और इससे रिलेटेड एक केस लॉ आता है, उस केस लॉ का नाम है SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का मामला है। इस मामले के साथ ही आप क्या करेंगे, इस आर्टिकल नंबर 26 को डील करेंगे। आर्टिकल नंबर 27 की बात करते हैं साथियों, तो ये कह रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं, ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स की बात करते हैं। अगर आर्टिकल नंबर 27 की हम बात करते हैं साथियों, तो इस पे स्पेसिफिकली किसी भी केस लॉ के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी केस लॉ को रखना मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन अगर आप चाहेंगे
तो आर्टिकल नंबर 27 से रिलेटेड टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस को भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और ये भी केस लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्टिकल नंबर 27 से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 28 की बात करते हैं तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, और इससे भी रिलेटेड साथियों कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं बन रहा था, इसीलिए यहाँ पे भी मैंने केस लॉ डालने की कोशिश नहीं की। जो जहाँ से क्वेश्चन बन रहा था, जहाँ से केस लॉ बन रहा है, जहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा रहा है, उन सभी टॉपिक्स को मैंने कवर करने का कोशिश किया। मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इस 1 घंटे के अपने आधे घंटे के सेशन में जो मैंने आपको न शेयर किया हो। आर्टिकल नंबर फिर 29 की हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 की हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात किया जाता है। किस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग? तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं, और इसके अंतर्गत तो 2 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल नंबर 29 आता है और आर्टिकल नंबर 30 आता है। आर्टिकल नंबर 29 को पहले हम डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछता है, कर है आर्टिकल नंबर 29 कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अगर हमको माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को कवर करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे? तो ये आर्टिकल नंबर 29 के अकॉर्डिंग करेंगे, और इसके अंतर्गत कौन सा केस लॉ आता है? तो एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का मामला आता है, और ये आर्टिकल नंबर 29 के साथ ही डील करता है। आप कहेंगे कि एक एक केस 2-2 के आर्टिकल्स में आ रहा है, तो हाँ दोस्तों ये संभव है, ये पॉसिबल हो सकता है कि एक केस जो होता है वो इस आर्टिकल से भी डील करता है और साथ साथ इस आर्टिकल से भी डील कर रहा है। फिर नेक्स्ट केस लॉ यहाँ पे है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि 1974 का मामला है। ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 29 के साथ ही डील करता है, जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, और इससे जो रेलिवेंट केस लॉ है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे साथियों, वो है टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का मामला आ जाता है, और ये मामला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड एक और मामले को आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है इस्लामिक एकेडमिक ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का मामला है, जो कि आर्टिकल नंबर 30 से ही हमारा डील करता है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का मामला है, ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 30 से ही डील करता है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है साथियों, जिसको कि हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं, और ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और BR अम्बेडकर साहब ने इस आर्टिकल को क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा था? आर्टिकल नंबर 32 को BR अम्बेडकर साहब ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल के बारे में ही BR अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया था कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, ये क्या है? ये हार्ट है और साथ साथ सोल है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये इतना मजबूत आर्टिकल है, और साथियों इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। और अगर आपके किसी व्यक्ति के द्वारा आपका अगर फंडामेंटल राइट का कहीं भी कर्टेल किया जा रहा है तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? रिट इशू करा सकते हैं। और कौन कौन से रिट इशू करा सकते हैं? तो साथियों इसके लिए आपके पास 5 प्रकार के रिट दिए जाते हैं। हैबियस कॉर्पस का रिट आप इशू करा सकते हैं, मैंडमस का करा सकते हैं, प्रोहिबिशन का करा सकते हैं, क्यू वारंटो का करा सकते हैं, और सरसोरी का आप रिट इशू करा सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग अपने स्टेट के हाई कोर्ट में भी आप क्या कर सकते हैं? यही 5 रिट को इशू करा सकते हैं। कब करा सकते हैं? जब कोई व्यक्ति के द्वारा आपका फंडामेंटल राइट को क्या किया जा रहा है? वायलेट किया जा रहा है, किसी भी स्थिति में कर्टेल किया जा रहा है तो करा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी मामले बन रहे हैं उन सभी मामले को देख सकते हैं आप। तो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड आपका कौन सा मामला बन रहा है? तो साथियों ऐसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देता है कि हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड कौन सा मामला बन रहा है। तो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का मामला बनता है, और ये इमरजेंसी के टाइम का केस है। आप इमरजेंसी के टाइम का केस के नाम से भी आप इसको याद कर लीजिए, हैबियस कॉर्पस एडीएम जबलपुर। मैंडमस के केस के बारे में कहते हैं तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का मामला आ जाता है। स्टेट ऑफ मीन्स की मैंडमस के केस लॉ से ये डील करता है। फिर जनता दल वर्सेस HS चौधरी का मामला भी हमारा मैंडमस के हैबियस कॉर्पस के केस लॉ से डील करता है।
एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1997 का मैटर है, ये भी हमारा हैबियस कॉर्पस से ही डील करता है। पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, ये भी मामला हमारा हैबियस कॉर्पस से ही डील करता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का, ये भी मामला हमारा हैबियस कॉर्पस से ही डील करता है। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का, ये भी मामला हमारा हैबियस कॉर्पस से डील करता है। तो आप देख सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस मीन्स की मैंडमस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंडमस से रिलेटेड जो भी केस लॉ थे उन सभी केस लॉ को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का पूरा कोशिश किया। साथियों, ये था आपका पूरा सीरीज। इस सीरीज़ के अंतर्गत जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया, चाहे वो केस लॉ बेस्ड हो, चाहे वो आर्टिकल बेस्ड हो। जो आपकी डिमांड थी, जो इस आर्टिकल्स की डिमांड थी, उस आर्टिकल्स के रेलेवेंट में, उस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए, उन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैंने एक एक पॉइंट को आपके सामने कवर किया, जो कि आपके बिहार जुडिशरी के लिए रेलेवेंट है। साथियों, अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो मैं डीपीएसपी के भी पार्ट्स को इसी तरह आपके सामने लेकर के आऊँगा। जो भी डीपीएसपी के केस बन सकते थे उन सभी डीपीएसपी के केस लॉ को मैं लेकर के आऊँगा। डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल आपके लिए रेलिवेंट है उन सभी आर्टिकल्स को मैं यहाँ पे डील करूँगा। और साथियों, अगर आप लोगों का एक और पॉजिटिवली कमेंट आता है कि हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सिर्फ बता दिया जाए जो हमारे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, तो वो भी मैं कर दूंगा आपके लिए। लेकिन आपका कमेंट आना जरूरी है साथियों। जब तक आप कमेंट नहीं देंगे तब तक मैं आगे इसमें नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि जब आप हमको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तभी मेरे अंदर वो एनर्जी आएगी और मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें करके लाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए रेलिवेंट साबित होगी। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप लॉ विथ रोनित चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को आप कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ इसको शेयर करने का कोशिश करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं एक एक पीडीएफ अपने हाथ से लिख करके तैयार करता हूँ। साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।